वर्मा जी के 2 बेटे थे, देवांश और श्रेयांश। उनका खिलौने बनाने का अच्छा बड़ा कारोबार था। ईश्वर की कृपा से कारोबार अच्छा चल रहा था। रुपये पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर साक्षात लक्ष्मी जी निवास कर रही थी घर में। एक दिन, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझसे ये घर अकेले नहीं चलता। जैसे आपके साथ आपके बेटे आपकी जिम्मेदारी बांट रहा है, मैं भी तो चाहती हूँ कि कोई आकर मेरे साथ भी जिम्मेदारियों में हाथ बटाए। पत्नी के बार बार जिद करने पर वर्मा जी बड़े बेटे श्रेयांश के लिए बात चलाते हैं। जल्दी ही शिल्पा के साथ श्रेयांश की शादी हो जाती है। शिल्पा के घर में आने के बाद मीनाक्षी बहुत खुश थी। उसे भी अपने सुख दुख और जिम्मेदारियों को बांटने वाला एक साथी मिल गया था। अरे वाह भगवान, तूने तो मेरी लॉटरी ही लगवा दी। इतना बड़ा आलीशान घर, गाड़ियाँ, गहने, यहाँ तो धन के भंडार भरे हुए हैं। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। ससुराल आकर शिल्पा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई सपना सच हो गया हो। कुछ ही दिनों में शिल्पा सास ससुर के सीधे सरल व्यवहार को अच्छी तरह भांप गई थी। वैसे तो वो ससुराल में सबके साथ बहुत ही अच्छी तरह रह रही थी, लेकिन देवरानी के आ जाने की चिंता उसे मन ही मन खाए जा रही थी, क्योंकि सास मीनाक्षी अब छोटे बेटे देवांश की शादी की जिद लिए बैठ गई थी। हे भगवान, पता नहीं सासू माँ को ऐसी क्या जल्दी है भैया की शादी की। कितने सुकून और शांति से जिंदगी चल रही थी, लेकिन सासू माँ को हमारे शांत जीवन में पत्थर मारने में पता नहीं क्या मजा आ रहा है। जाने कैसी लड़की आएगी। ऊपर से मम्मी जी इतनी सीधी है कि झट से किसी की भी बातों में आ जाती है। कहीं उसके आने के बाद मम्मी जी उसी के बस में हो गई तो मेरा क्या होगा? और अगर यहाँ के धन दौलत को देखकर उसने अपना हिस्सा मांग लिया या धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया तो क्या होगा? नहीं 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 भगवान, मुझे तो सब सोचकर ही घबराहट हो रही है। देवरानी के आने की बात सुनकर ही शिल्पा की रातों की नींद उड़ गई थी। मम्मी जी, अभी तो मेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए और आप अभी से भैया की शादी के लिए तैयारी करने लगी। अब अगर देवरानी आ जाएगी तो मैं तो पुरानी हो जाऊंगी ना। मम्मी जी, अभी कुछ दिन रुक जाइए ना। अरे बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? जेठानी जेठानी होती है और देवरानी देवरानी। सबकी अपनी अपनी जगह होती है बेटा, कोई किसी की जगह नहीं लेता। इसलिए अपने मन से ऐसी बातें निकाल दे और खुशी खुशी देवांश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने की तैयारी कर। लगता है मम्मी जी ऐसे नहीं मानेंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। 2-4 दिन बीतने के बाद शिल्पा अपनी सास मीनाक्षी के पास आती है। मम्मी जी, आपको पता चला रागिनी आंटी के घर में क्या हुआ? बेटा, मैं तो किसी रागिनी को जानती नहीं हूँ, लेकिन हुआ क्या? वो मेरी मम्मी की दोस्त है ना, उन्होंने अपनी छोटे बेटे की शादी बड़े अरमानों से की थी। अब बेटा पढ़ा लिखा था तो बहू भी एमटेक पास लाई थी, लेकिन उनकी ना सारी खुशियां मिट्टी मिल गई। शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे और देखो दोनों भाइयों के रोज झगड़े हो रहे हैं और सारा मोहल्ला खड़े होकर तमाशा देख रहा है। अंकल जी ने इतने सालों में जो इज्जत कमाई थी सब पानी में चली गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा मम्मी जी, उनके तो दोनों बेटे ऐसे थे जैसे राम और लक्ष्मण। हर कोई उनके प्यार की मिसाल देता था, लेकिन भगवान जाने क्या पट्टी पड़ा दी उनकी नई बहू ने कि अब तो छोटा बेटा घर में न किसी से बात करता है न माँ बाप की तरफ मुड़ कर देखता है। बेचारी आंटी जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अरे बेटा, तूने ना ये सारी बातें मुझे बताकर मुझे भी डरा दिया। कहीं मेरे देवांश को कोई घर तोड़ने वाली लड़की मिल गई तो हम क्या करेंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे कसम से। मम्मी जी, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम गांव की कोई पारिवारिक सी सीधी सादी लड़की देवर जी के लिए लेकर आए। ये कैसी बात करी हो तुम? गांव की लड़की देवांश के लिए? अरे देवांश कभी नहीं मानेगा। देखिए, गांव में आज भी संयुक्त परिवार को ही प्राथमिकता दी जाती है और चूंकि गांव की लड़कियां शुरू से ही संयुक्त परिवार में रहती हैं, इसलिए उन्हें बड़े जॉइंट फैमिली से कोई दिक्कत भी नहीं होती। जबकि शहर की लड़कियां शुरू से एकल परिवार में रहती हैं, इसलिए जब जॉइंट फैमिली में मैनेज करने की बात आती है ना, तो शहर की लड़कियों के पसीने छूट जाते हैं। उनके मन में हमेशा यही बात होती है कि वो अपने पति के साथ अलग रहकर सुकून की जिंदगी जिए। हाँ, बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन क्या देवांश मानेगा? मम्मी जी, आप समझाएंगी तो क्यों नहीं मानेंगे? आखिर भाई भाई से अलग हो जाए, उससे बेहतर तो यही है ना कि भैया किसी गांव की साधारण लड़की से शादी कर ले। घर में सुख शांति रहे और परिवार की एकता बनी रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है?
पहले तो गांव की लड़की से शादी करने के बाद से सभी ऐतराज करते हैं, लेकिन शिल्पा के समझाने पर एक एक करके सभी मान जाते हैं। देवांश भी थोड़ी न नकुर करने के बाद आखिर में एक गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाता है। जैसा शिल्पा ने चाहा था वैसा ही हुआ और शिल्पा देवर देवांश के लिए गांव की कम पढ़ी लिखी सिंपल सी लड़की को देवरानी बनाकर घर ले आती है। शादी के बाद, शालू देखो, मैं तुम्हें घर में सबकी पसंद नापसंद से वाकिफ करा देती हूँ। अब तुम छोटी बहू हो, घर की आधी जिम्मेदारियां अब से तुम्हारी। क्यों भाभी, किसको क्या पसंद है ये जानकर मैं क्या करूँगी? और आप ना मेरी जिठानी हो तो जिठानी बनकर रहो, सास बनने की कोशिश ना करो तो बेहतर है। और ये काम का बंटवारा करना आपका नहीं, सासू माँ का काम है। और आप मेरी सास नहीं हो जो मुझे काम करने के लिए ऑर्डर चलाओगी, इसलिए ऐसी गलती कभी भी भूल से भी मत करना। हम उन मूर्ख लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो किसी को भी अपने सर पर सवार होने का मौका दे दे। अरे क्या उल्टी बात कर रही हो तुम? और तुम्हारे अंदर क्या सुरखाब के पर लगे हैं जो मैं तुम्हारे सर पर चढ़ने को मरी जा रही हूँ? मुझे मम्मी जी ने कहा था कि तुम्हें रसोई और बाकी की चीजें दिखा दो, बस इसीलिए तुम्हें से बता रही थी। खैर, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे रहो मेरी बला से। और हाँ, थोड़ी देर में रसोई में आ जाना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो इतने बड़े लोग हैं, रुपया पैसा सब है इनके पास, लेकिन लगता है तमीज नहीं है। अरे हमारे गांव में तो ऐसा कभी ना हुआ कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी ना छूटी हो और सासरे वालों ने हाथ में चमचा पकड़ा दिया हो। सासू माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा पहला ही दिन है यहाँ और जिठानी जी आज ही मुझे काम के लिए बोल रही हैं। अरे बेटा, तू गलत समझ रही है, तुझे कुछ नहीं करना। खाना पीना तो हम सास बहू मिलकर संभाल लेंगे, तुझे तो बस आकर शगुन करना है। ये एक रस्म है ना बेटा। सास के बताए अनुसार शालू रसोई घर में जाकर सारी रस्म करती है और उसके बाद अपने कमरे में पहुंच जाती है। हाय दैया, मुंह दिखाई में इतने सारे गहने और इतनी सारी खूबसूरत साड़ियां मिली है, सच में देखकर ही मन खुश हो गया। जब मुझे इतने गहने मिले हैं तो शिल्पा भाभी को तो पक्का मुझसे ज्यादा ही गहने चढ़ाए होंगे माँ जी ने, और पिछले 2 सालों में पता नहीं क्या क्या हड़प लिया होगा। शालू मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी कि तभी उसे पति देवांश और जिठानी की हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई देती है। देवांश भैया, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको शालू के कमरे में। मैं तो डायमंड रिंग लूंगी, नहीं तो आज आपको यही हॉल में सोना पड़ेगा। अरे भाभी, थोड़ा तो रहम करिए अपने छोटे से देवर पर। अच्छा, आपको गोल्ड रिंग दे देता हूँ, खुश? नहीं 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 बच्चू, इतनी आसानी से भाभी तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ने वाली। और जितना मोल भाव करोगे ना उतना ही शगुन बढ़ता जाएगा। लगता है आज आप ऐसे नहीं मानोगी, आज तो जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अरे ये क्या बात हुई? शगुन के नाम पर गुंडागर्दी दिखा रही हैं क्या आप? हमारे गांव में तो 21 रुपए लेकर भाभी रास्ता छोड़ देती है और एक आप है कि सीधा अंगूठी मांग रही हैं। अरे शालू बेटा, ये तो खट्टी मीठी रस्म है और हर भाभी का अधिकार होता है, इसमें तुम्हारा बोलना ठीक नहीं है। वो देवर भाभी है, निपटने दो आपस में। तो मेरे पति की जेब ऐसे काटी जा रही है, मैं भी ज्यादा दिन तक ये तमाशा बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। और सासू माँ तो हर बार बस भाभी का ही साथ दे रही है। देवर देवांश भाभी को डायमंड रिंग देकर कमरे में आ जाता है, लेकिन कमरे में घुसते ही शालू उससे झगड़ने लगती है। हाँ हाँ, सब लुटा दो अपनी भाभी पर, आज गिफ्ट लेने का मेरा दिन है और तुम भाभी पर सारी दौलत लुटाए। देवांश शालू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। अंत में वो वादा करता है कि आज के बाद भाभी को कोई गिफ्ट नहीं देगा। तब जाकर शालू थोड़ा शांत होती है। शालू ने अपना असली रंग पहले दिन से ही दिखाना शुरू कर दिया था। शुरुआती घटनाओं को शालू का बचपना समझकर मीनाक्षी माफ कर देती है, लेकिन इन बातों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद शालू रसोई में खाना बना रही थी। शालू बेटा, दुकान के लिए डिब्बा तैयार कर दो और शिल्पा का खाना निकाल कर रसोई में ही रख दो, उसे बाजार से लौटने में समय लगेगा। बाकी खाना टेबल पर लगा देना। कुछ देर बाद शिल्पा बाजार से वापस आती है तो देखती है कि किचन में उसके लिए खाना ही नहीं बचा है। मम्मी जी, आपने शालू को मेरे लिए खाना बनाने के लिए नहीं कहा था? अरे कहा था ना बेटा, ये भी कहा था कि तुम्हारा खाना निकाल कर रख दे और बाकी सबका खाना लगा दे। लेकिन किचन में तो कुछ भी नहीं बचा।
शालू बेटा, तुमने शिल्पा के लिए खाना नहीं बनाया? मम्मी जी, भाभी को खाना है तो वो खुद बनाकर खा ले, मैं किसी के लिए खाना बनाकर क्यों रखूं? शालू की बात सुनकर शिल्पा के तन बदन में आग लग जाती है। मम्मी जी, मैं इतने साल से सबका खाना बना रही हूँ, अगर आज मैं किसी काम से घर से बाहर चली गई तो मुझे खाना तक नहीं मिलेगा। शिल्पा अपनी सास से बात कर रही थी कि तभी पति श्रेयांश का फोन आता है। श्रेयांश से बात करने के बाद, मम्मी जी, श्रेयांश का फोन था, वो बता रहे हैं कि आज दुकान पर जो टिफिन गया है उसमें सिर्फ देवांश और पापा जी का खाना था, शालू ने इनके लिए खाना तक नहीं भिजवाया। शालू बहू, ये कैसी ओछी हरकतें कर रही है तू? ऐसे ये घर चलाएगी तू? आज से पहले घर में क्या हुआ और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ बता रही हूँ, मुझे सिर्फ अपने पति से मतलब है और मैं खाना भी बस उनके लिए ही बनाऊंगी। पूरे परिवार की ठेकेदारी नहीं है मेरे पास। देखो तो कैसे बेशर्म की तरह बात कर रही है। बस इसी दिन के लिए तुझे ब्याह कर लाए थे क्या हम? हाँ हाँ, बेशर्मी हूँ मैं। तो मुझ जैसे बेशर्म को मेरा हिस्सा देकर अलग कर दीजिए ना। मुझे भी आप लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। छोटी बहू की बात सुनकर दोनों सास बहू ठगी सी खड़ी होकर अपना मुंह देखने लगती हैं। मीनाक्षी छोटी बहू को बहुत समझाती है, लेकिन उसके स्वभाव में कोई भी अंतर नहीं आता। वो ना तो किसी के साथ सीधे मुंह बात करती थी, ना ही घर के किसी भी काम में हाथ बटाना चाहती थी, जिसके कारण अब बड़ी बहू शिल्पा भी सास के सामने छोटी बहू की शिकायत करने लगी थी और आए दिन दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े होने लगे थे। दोनों बहू में होती रोज रोज की बहसबाजी से अब मीनाक्षी बहुत तंग आ चुकी थी। शालू बहू, बहुत अरमानों से हम तुम्हें ब्याह कर अपने घर लाए थे। सोचा था तुम गांव से आई हो तो शायद परिवार को जोड़ कर रखोगी, लेकिन तुम तो शहर की लड़कियों से भी 4 हाथ आगे निकली। आज मुझे समझ में आया कि शहर की लड़कियां तो मुफ्त में बदनाम हैं। तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। मुझे अब तेरे जैसी बदजुबान और बदतमीज लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना, इसलिए मैं तुम्हें अलग कर रही हूँ। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए मीनाक्षी शालू को आधा हिस्सा देकर अलग कर देती है और अपनी जान छुड़वाती है। सिंघानिया खानदान अमृतसर का सबसे नामचीन खानदान माना जाता है। अमृतसर में जितने भी दुपट्टे बेचे जाते हैं वो सिंघानिया फैक्ट्री से ही तो आते हैं। इस फैक्ट्री की शुरुआत भी राधिका सिंघानिया ने अपने पति ईश्वर सिंघानिया के साथ मिलकर ही की थी, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी तबीयत के चलते उनकी मौत हो गई। तब से सारा कारोबार राधिका सिंघानिया ने ही संभाला है। ना कि सिर्फ फैक्ट्री, लेकिन घर की सारी भागदौड़ भी उनके ही हाथ में है। अभी तक नाश्ता टेबल पर क्यों नहीं लगा? वो मम्मी जी, आज पराठे बनाते हुए थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए मैं अभी लगाती हूँ बस नाश्ता। तुम्हें पता है ना, हमें वक्त जाया करना पसंद नहीं है। जो वक्त की कदर नहीं करता, लोग उसकी कदर नहीं करते। मैं बस अभी लगा देती हूँ। सब लोग टेबल पर आ जाओ। हाँ माँ, बस आरोही और चिराग भी आ ही रहे। आजकल के बच्चों को वक्त की कदर ही नहीं है। कितनी बार कहा है कि नाश्ते के टेबल पर मुझे हर एक सदस्य चाहिए घर का। सॉरी दादी, आ गया मैं। जी, मैं भी आ गई। आरोही, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, ये नहीं कि अपनी माँ का किचन में हाथ ही बटा दो। और तुमने ये क्या कुड़ियों की तरह कान में झुमके पहन रखे हैं? ये झुमके नहीं है दादी, ये तो वो। क्या ये वो? कल तुम्हारे कान में ये दिखे ना तो कान ही काट डालूंगी, समझे? क्या कहेंगे लोग कि राधिका सिंघानिया का पोता कान में बालियां पहनता है। जी माँ जी, मैं कह देती हूँ उतार देगा। जी दादी, उतार दूंगा पक्का। विक्रम, नाश्ता करने के बाद मुझे वो नए दुपट्टे की सारी डिजाइन दिखाना, ठीक है? जी माँ। राधिका सिंघानिया की जिंदगी का मकसद ही था सबको अपने कंट्रोल में रखना और अपनी शान बान को बनाए रखना, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके घर में हर कोई एक नई उड़ान को छूना चाहता था। माँ, ये बालियाँ मैं नहीं उतार सकता। जब मैं रॉक स्टार बन जाऊंगा तो कितना कूल लगूंगा। रॉक स्टार बन के कूल तो तब लगेगा ना जब दादी तेरे चेहरे की माला पर फूल नहीं चढ़ाएंगी। कल उन्होंने देख लिया ना कि अभी तक तेरे कानों में बाली है तो तू तो गया। अरे मेरी फिक्र छोड़, तू पहले अपनी सोच। तूने दादी को बताया है कि तू इंग्लिश लिटरेचर में आगे पढ़ाई कर रही है और प्रोफेसर बनने के सपने देख रही है? देखो तुम दोनों जो भी है, लेकिन ये बातें अगर मम्मी जी तक पहुंच गई ना तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी नहीं छोड़ेंगी, समझे तुम दोनों? इसलिए क्या मम्मी,
हम इस घर में सांस तो ठीक से ले नहीं पाते। सपने भी देखे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो जैसे। हाँ मम्मी, बचपन से लेकर आज तक हमने वही किया जो दादी कहती आई है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम उनके हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते। मैं तुम दोनों को समझती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ज़रा सोचो, तुम दोनों इतने आराम से जो पा रहे हो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राधिका सिंघानिया तुम्हारी दादी हैं। अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो तुम दोनों के ये सपने क्या, कोई भी सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। पर मम्मी, देखो तुम दोनों प्लीज़ वैसा ही करो जैसा मम्मी जी कहती हैं। आज तक वैसा ही तो होता आया है और आगे भी वही होगा। राधिका सिंघानिया का नाम उसके लिए सब कुछ था। उसके आगे उसका परिवार, उनकी खुशियाँ, उनका नज़रिया कोई मायने ही नहीं रखता था। मैंने तुमसे कहा था विक्रम कि हमारे पोस्टर्स हर जगह होने चाहिए, तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं है अभी तक? अब मैंने सोचा माँ कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी जगहों पर ही अपने पोस्टर्स लगवाते हैं, जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और वक्त भी। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही किया करो विक्रम। अभी हम जिंदा है सारे फैसले लेने के लिए। हमने कहा कि सिंघानिया ग्रुप के पोस्टर्स हर जगह होने चाहिए तो होने ही चाहिए, समझे? हाँ माँ, पर मैंने सोचा कि हाँ, तुम सोच ही क्यों रहे हो? तुम्हें पता है कि हमारा नाम कितना फैला हुआ है। हर जगह पर बस सिंघानिया का नाम होना चाहिए। समाज में हमारा इतना नाम है, कैसा लगेगा कि हम कुछ पैसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सॉरी माँ, मैं अभी लगवा देता हूँ। आगे से खुद से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है विक्रम। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही क्या करो। तुम जानते हो ना कि हमारी इज्जत हमें कितनी प्यारी है। जी माँ, मैं समझ गया। कहने को तो विक्रम अपनी माँ के साथ उनका बिजनेस संभालता था, लेकिन उस बिजनेस में विक्रम की इज्जत कुछ भी नहीं है। ना तो वो कोई फैसला ले पाता था और ना ही उसे कुछ नया करने का हक था। क्या हुआ? आप परेशान से लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या आज? वही जो सालों से होता आया है। आज भी माँ ने मुझे इन सब कर्मचारियों के सामने डांट दिया। कहने को तो मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मेरी हैसियत उस फैक्ट्री में एक कर्मचारी से कम नहीं है। आप मम्मी जी से बात तो करते। क्या बात करूँ उनसे? ये फैक्ट्री, ये कारोबार, ये घर सब उनका बनाया हुआ है। काश मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया होता, उनके जितना नाम कमाया होता तो शायद। आप ऐसा मत सोचिए। मुझे विश्वास है कि आप एक ना एक दिन खुद को साबित ज़रूर करेंगे। आज अगर सब हमारी इज्जत करते हैं तो बस इसलिए कि हम सिंघानिया हैं, क्योंकि माँ ने ये इज्जत कमाई हुई है। आप परेशान मत होइए ना। चलिए हाथ मुँह धो लीजिए, खाने का वक्त हो गया है। मम्मी जी भी टेबल पर आती होंगी। हाँ चलो, वरना माँ बहुत नाराज़ हो जाएगी। राधिका सिंघानिया जो भी करती थी उसके पीछे एक ही मकसद होता था कि वो समाज में अपना और नाम कमा पाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। कल हम सबको एक चैरिटी शो में जाना है। कल शाम 6 बजे मुझे सब लोग तैयार दिखने चाहिए। जी माँ। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर तुम में से किसी ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे हमारा नाम खराब हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा है भी कौन इस घर में दादी? क्या कहा? मैं कह रहा था कौन सा रंग पहनना है कल शो में, आप बता दीजिए ना। सबको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं और अच्छे से तैयार होना है, समझे? वहाँ तुम लोगों को शायद स्पीच देने भी बुला सकते हैं और तुम सबको यही कहना है कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहता है, यहाँ सबकी खुशी का ख्याल रखा जाता है और राधिका सिंघानिया हमारी दादी है, इसका हमें गर्व है। गर्व है? हमें अफसोस है। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग आपस में? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, ये तो बस यूं ही। देखो कविता, अगर तुम्हारे बच्चों में से कल किसी ने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सच में। जी जी मम्मी जी, मैं समझा दूंगी दोनों को, आप फिक्र मत करिए। राधिका की चेतावनी के बाद कविता ने आरोही और चिराग को अच्छे से समझाना शुरू किया, जिससे कल कोई भी गड़बड़ ना हो। हाँ, तो कल क्या बोलोगी स्पीच में? मम्मी आपको क्या लगता है, कोई हम बच्चे हैं क्या जो स्पीच में जाकर बोल दे कि हमारी दादी अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है, हमारी दादी बेस्ट है? फिर भी तुम दोनों को बोलना है, समझे? देखो कल ना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी, हम ध्यान रखेंगे कि कोई गड़बड़ ना हो। आप बता दो कि क्या क्या कहना है। हाँ, ये लो पर्ची, इसमें जो लिखा है वही कहना, ठीक है? और उसके बाद मम्मी जी के पाँव भी छूने हैं।
मैं तो सोच रहा हूँ उनके पाँव पर चूहा छोड़ दूँ। कैसा लगेगा? राधिका सिंघानिया पूरे शो में भागती रहेगी। चुप कर बदमाश। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। चुप करो तुम दोनों। चलो ये याद कर लो, और कल स्माइल करना भूलना मत, समझे? स्माइल नहीं मम्मी, फेक स्माइल को। चैरिटी शो अमृतसर का सबसे बड़ा शो था, जहां सिंघानिया परिवार ने कई सारे पैसे भी डोनेट किए थे, जिस वजह से राधिका सिंघानिया को अवार्ड भी मिलना था। चिराग, आरोही, जाओ अपनी दादी के साथ बैठो, जाओ। मम्मी, हिटलर के साथ बैठना ज़रूरी है क्या? कहा था ना मैंने कि कोई गड़बड़ नहीं करना। जाओ तुम दोनों वहाँ जाकर बैठो। अरे ठीक है, बैठते हैं ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी। अरे नहीं, हमें तो आना ही था। ये मेरे पोता पोती हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए देखिए ना मेरे पास ही आकर बैठ गए। प्यार नहीं करते, आपसे डरते हैं, इसलिए बैठे यहाँ। अरे चुप करना, तेरे मन की बातें भी मुझे तो बाहर सुनाई दे रही है। अरे आप तो चिराग सिंघानिया है ना? जी सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ, मेरा बेटा आप ही के कॉलेज में पढ़ता है। बताता है कि आप घंटों गिटार बजाते हैं क्लास के बाहर। आज आपकी दादी को अवार्ड मिलने वाला है, तो आप ही कुछ गाकर सुना दीजिएगा। अरे आपको भी ये सब अभी कहना था? क्या हुआ, आइए ना। राधिका जी, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना अगर ये यहाँ गाए तो? अरे नहीं, मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है भला? ये तो बस उसका शौक़ है और कुछ नहीं। आगे चलकर तो इसे फैक्ट्री ही संभालनी है वैसे भी। जा चिराग, गा ले गाना, फिर हमें घर भी चलना है और मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम है। आज तो मैं गया काम से। राधिका को चिराग के गाने के बारे में पता चल गया था, जिसे लेकर राधिका चिराग से नाराज़ हो गई थी। दादी मेरी बात तो सुनिए। कहाँ है तेरी गिटार? मैं आज ही उसे तोड़ दूंगी। नहीं दादी, प्लीज़ ऐसा मत करिए। गाना और गिटार बजाना मेरी ज़िंदगी है, प्लीज़ इसे तोड़िए मत, प्लीज़। जिंदगी है? सिंघानिया खानदान का चिराग अब ये गवैया बनेगा? तुम्हें पता भी है समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। लेकिन दादी, कभी तो आप समाज के बारे में ना सोचकर हमारे बारे में सोचिए। ये कि हम क्या चाहते हैं। तुम दोनों को क्या लगता है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं? ये जो भी कुछ हमने इकट्ठा किया है वो सब हमारे परिवार के लिए ही तो है। नहीं दादी, ये सब हमारे लिए नहीं है, आपकी झूठी शान के लिए है। हमने तो कभी अपनी खुशी का काम किया ही नहीं। हाँ दादी, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं ये दुपट्टे नहीं बनाना चाहता। और मैं दादी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। अच्छा, अब तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, लेकिन मैं तुम्हें मेरा नाम खराब करने नहीं दूंगी। दादी प्लीज़ हमें वो करने दीजिए जो हम करना चाहते हैं। बचपन से आपने जो कहा हमने किया है, लेकिन प्लीज़ अब हमारे मन की भी सुन लीजिए। दादी हमारे सपने कुछ और हैं, प्लीज़। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, कल से चिराग फैक्ट्री जाएगा और आरोही के लिए हम लड़का ढूंढेंगे। अगर समाज में पता लग गया कि राधिका सिंघानिया के पोता पोती ये सब हरकत कर रहे हैं तो क्या नाम रह जाएगा हमारा? दादी पर हम... मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। कल से कान से ये बाली निकाल कर फैक्ट्री आना। विक्रम, मुझे और कोई बात नहीं सुननी है, समझाओ अपने बच्चों को। आरोही, चिराग, प्लीज़ अब चुप हो जाओ। यहाँ वैसा ही होगा जैसा माँ चाहेंगी। आपने पापा के सपने तो कभी पूरे होने नहीं दिए, अब हमारे साथ भी वही कर रही हैं। चिराग, ये क्या तरीका है दादी से बात करने का? सही तो कह रहा है चिराग पापा, आपका भी सपना था अपना बिजनेस करने का, लेकिन दादी ने कभी आपको नहीं करने दिया, और फिर भी आज आप उनका साथ दे रहे हैं। चुप हो जाओ दोनों, अब बहुत हो गया। नहीं पापा, बहुत कहाँ हुआ है अभी। आज वक्त है पापा, आपको हमारे लिए खड़ा होना ही होगा। छोड़ना, पापा कभी खुद के लिए नहीं खड़े हो पाए, हमारे लिए क्या होंगे। बस बहुत हो गई बदतमीजी। मैंने जो कहा अब वो पत्थर की लकीर है, अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। राधिका की तरफ से पूरे घर के लिए फरमान जारी कर दिया गया, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। लेकिन चिराग और आरोही अभी भी अपने सपने को भूल नहीं पाए थे। क्या हुआ आरोही, अभी भी ये पढ़ाई कर रही हो? माँ, आप जानती है ना, मेरा सपना रहा है प्रोफेसर बनने का। प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। मैं समझ सकती हूँ आरोही, लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे भी शौक़ था कि मैं टीचर की जॉब करूँ, लेकिन मैं तब भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाई थी।
और आज भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन फैक्ट्री में बिल्कुल नहीं लगता मम्मी, हम भाग जाए क्या यहाँ से? लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? न तो हमारे पास कोई जगह है रहने की और ना ही पैसे। दादी ऐसी क्यों है? उन्होंने भी तो अपनी जवानी में कुछ किया होगा ना। काश ऐसा होता तो हम उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दे पाते। हम एक काम कर सकते हैं, मम्मी जी गांव से हैं, अगर तुम दोनों गांव जाकर उनके बारे में कुछ पता लगा पाओ तो शायद काम बन जाए। लेकिन ये तो बस मेरा अंदाज़ा है, पता नहीं ऐसा कुछ है भी या नहीं। कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना मम्मी। आरोही और चिराग मौका मिलते ही गांव चले जाते हैं, लेकिन इस बात का पता अभी तक राधिका को नहीं था। चिराग और आरोही कहाँ है? वो मम्मी जी बस आते ही होंगे, आप खाइए ना जब तक। ठीक है। क्या ज़माना आ गया है, आजकल के बच्चों को माँ बाप की पड़ी ही नहीं। हाँ, जैसे तुझे बहुत पड़ी थी 35 साल पहले, है ना? श्रीला, तू यहाँ? आपके लिए सरप्राइज दादी, कैसा लगा आपको? अरे कविता बहू कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। और तू भगोड़ी कैसी है? क्या भगोड़ी? आप माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अरे इसने तुम सबको अपनी लव स्टोरी नहीं बताई क्या? ये राधिका तुम्हारे पिताजी के साथ गांव से भागकर यहाँ आई थी, अपने माँ बाप को बिना बताए। यहाँ उसने अपने पति के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया, जबकि उस वक्त औरतों का कहीं आना जाना भी अलाउड नहीं था। क्या रे राधिका? और आज ये समाज, इज्जत, शान की बातें कर रही हैं। क्यों दादी, अब आपका क्या कहना है? राधिका, तूने उस वक्त प्यार करने से पहले, कारोबार शुरू करने से पहले, घर से भागने से पहले कभी समाज का नहीं सोचा था, तो ये सब नियम इन बच्चों पर क्यों डाल रही है? ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। अरे पर समाज के लोग। तेरे गांव छोड़ने के बाद सिर्फ 4 दिन लोगों ने तेरे बारे में पूछा और तुझे लगता है उस समाज को तेरी पड़ी होगी। हम गांव से है, फिर भी हमारी सोच ऐसी नहीं है। तू इन बच्चों के पैरों की जंजीर बन रही है। दादी, मैं भी आपकी तरह कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, बस हमें एक मौका दे दीजिए। अरे दे दिया समझो, वरना मेरे पास इसके और भी राज है। अरे चुप करना तू अभी। चलिए अब सब लोग खाना खा लेते हैं, मैं आपको गिटार सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुना बेटा। मेघा और प्रतीक दोनों मियाँ बीवी शहर में रहते हैं। मेघा एक शादीशुदा महिला होने के बावजूद भी एक इंडिपेंडेंट महिला होती है। वो जॉब करती है और उसे अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीक़ों से जीना पसंद होता है। एक रोज़ प्रतीक गांव में रह रहे अपने माँ बाप रुक्मिणी और धनराज को शहर बुलाता है। नमस्ते माँ जी, पापा जी, मैं अभी आप दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। काफ़ी क्या? अरे हमें कम ही चाहिए, जो भी खिलाएगी या पिलाएगी। माँ काफ़ी नहीं, कॉफ़ी। जैसे चाय होती है ना, वैसे कॉफ़ी भी एक दूध और कॉफ़ी पाउडर के मिश्रण से बनती है। अरे नो 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 नो, हमें तो बस हमारी देसी अदरक, मसाला और इलायची वाली चाय ही चाहिए। कॉफ़ी वाफ़ी को मारो गोली। मेघा रुक्मिणी और धनराज के लिए जैसे तैसे चाय बनाकर लाती है, लेकिन उस चाय को पीते ही धनराज और रुक्मिणी दोनों भी उसे मुंह से निकालकर जमीन पर थूक देते हैं। हाय 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 हाय, ये चाय थी या कोई कड़वा काढ़ा? बेवकूफ़ कलमुही कहीं की है। इतनी फीकी चाय बनाओगी तो इसे पी पी कर ही दम तोड़ देंगे, जहर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी फिर। मेघा को रुक्मिणी और धनराज का बहुत गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल कर लेती है। सॉरी माँ जी, पापा जी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी मैं। और जरा ये घूंघट ओढ़ लिया कर, साड़ी पहन लिया कर। एक सुहागन की असली पहचान उसका श्रृंगार होती है, ना कि ये बेढंगी मॉडर्न जीन्स और पैंट और ये लाल दुपट्टे वाले कुर्ते। अरे तूने जो काम वाली रखी है ना, उसकी भी छुट्टी करा दे, क्योंकि अब से तुझे ही सारा काम करना होगा। बेचारी मेघा को अपनी काम वाली को निकालना पड़ता है और सारा काम खुद करना पड़ता है। घर में अपने कंफर्टेबल जीन्स पैंट की जगह साड़ी पहननी पड़ती है और ऊपर से घूंघट भी ओढ़ना पड़ता है। मेघा की रोज़ सुबह लेट उठने की आदत होती है, लेकिन जब रुक्मिणी मेघा को सुबह 7 बजे तक खर्राटे मारते हुए देखती है, तब रुक्मिणी मेघा के कान के पास ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगती है और चिल्ला पड़ती है। अरे ओ कुंभकर्ण की बहन, नास पीटों की महारानी, चल उठ जा, उठ।
क्यों सुबह सुबह गला फाड़ने लगवा रही है? क्या यार माँ जी, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा दिया। अभी तो और 5-6 घंटे की नींद पेंडिंग है, सोने दो ना। नहीं तो क्या पगला गई है? इतनी देर तक सोएगी तो घर में लक्ष्मी माँ की जगह पनौती प्रवेश करेगी। और चल, और सबके लिए नाश्ता तैयार कर, और मुझे मंदिर में चढ़ाने के लिए मीठी खीर या कोई मिठाई बना दे। और हाँ, मैं तेरी सास हूँ, सहेली नहीं। अगर आइंदा से यार कह के पुकारा ना तूने तो तेरी जुबान पर कैंची चला दूंगी। रुक्मिणी इतना कहकर चली जाती है। इडियट कहीं की, ब्लडी ओल्ड वुमन। प्रतीक, ये तुमने कौन सी आफत को इनवाइट कर दिया यार। खाना बनाते समय जब मेघा मिक्सर का इस्तेमाल करती है तभी धनराज वहां पर सिलबट्टा लेकर आता है। मेघा बहू, ये लो, अब इस मिक्सर विक्सर को कूड़े में फेंक दो और अब से तुम इस सिलबट्टे पर मसाले पीसोगी। इसे पीसने से स्वाद पर 4 चांद लग जाते हैं, पूछो तुम्हारी सास को। लेकिन पापा जी, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगी, मेरे हाथ छिल जाएंगे। रोज मुझे लैपटॉप पर नॉन स्टॉप टाइपिंग करनी पड़ती है। मैं ये मेघा बहू, ससुर की बात ना मानकर पाप लेना है क्या तुझे? चुपचाप आज से सिलबट्टे पर मसाले पिसा कर। और हाँ, वो वॉशिंग मशीन को भी टाटा बाय बाय कर देना और अपने हाथों से ही कपड़े धोया कर। वॉशिंग मशीन से साबुन का झाग रह ही जाता है, गंदगी। समझ में आती है बात? मेघा अपना सर पकड़ लेती है। उसे अपने हाथों से ही सिलबट्टे पर मसाले पीसने पड़ते हैं और कपड़े भी धोने पड़ते हैं, जिसके कारण उसके हाथ पर छाले आ जाते हैं। वो अपने कमरे में प्रतीक को गुस्से से कहती है, देखो ये क्या हाल हो गया है मेरा। कुछ ही दिनों में एक बिजनेस वुमन से एक नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। ये गांव के लोग होते ही ऐसे हैं, बिल्कुल गंवार और अनपढ़। बहू को तो बस काम वाली की तरह ही ट्रीट करते रहते हैं। मेघा, माइंड योर लैंग्वेज। कुछ भी ऊट पटांग बोलने से पहले ये मत भूलो कि वो मेरे माँ बाप है। और क्या हुआ अगर काम करा लिया तो? थोड़ी ना किसी पड़ोसी के लिए काम किया है, मेरे माँ बाप ही तो हैं। वाओ, मतलब मेरी तो 1% की भी फिक्र नहीं है। इतना ही था तुम्हारा प्यार प्रतीक। देख लिया तुम्हें भी। अपने माँ बाप के आने के बाद तुम भी कितने बदल गए हो। मेघा और प्रतीक दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों अब एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे मेघा के लिए घर पर रहना किसी पिंजरे में रहने के समान होने लगा। रुक्मिणी और धनराज के आने के बाद से मेघा की आज़ादी उससे छीन ली जाने के कारण अब उसे बहुत घुटन महसूस होने लगती है। एक दिन, आज घर पर मैंने पूजा रखी है। प्रतीक बेटा, वो पंडित जी को तुमने फान लगा दिया ना? रुक्मिणी, अब हमें शहर में आए कितने दिन हो गया है, अब फान वान नहीं, फोन बोला करो, फोन। अरे हाँ, वही। हाँ माँ, पंडित जी आते ही होंगे। तभी तीनों देखते हैं कि मेघा ऑफिस के कपड़ों में जल्दबाजी से घर से बाहर निकल रही होती है। मैडम जी, कहाँ चली मुंह उठाकर? वो आज मेरी कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। कंपनी ने मुझे ही अप्रोच किया है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए जा रही हूँ। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। चुप हो जा करामजली को लक्ष्मी, तुझे पता है ना आज घर में पूजा है। तू आज कहीं नहीं जाएगी, फिर चाहे तेरी नौकरी ही क्यों ना छूट जाए। रुक्मिणी एकदम सही कह रही है मेघा बहू। वैसे भी तुम्हारी नौकरी की वजह से ये घर नहीं चल रहा, मेरा बेटा कमाता है। लेकिन मेरी नौकरी, मेरी पोजीशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूजा में नहीं बैठी तो उसमें इतना कुछ नहीं हो जाएगा। ओ प्लीज मेघा, अपनी नौकरी का घमंड करना बंद कर दो, फॉर गॉड सेक। तुम ही अकेली नौकरी नहीं करती इस दुनिया में। चुपचाप अंदर जाकर साड़ी पहन लो और पूजा के लिए बैठो। नौकरी गई तो गई। What do you mean by नौकरी गई तो गई? प्रतीक, तुम्हें पता है ना कितनी स्ट्रगल की थी मैंने, तब ये नौकरी मिली है। और मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मेघा, मुझे ना तो कुछ सुनना है और ना कुछ समझना है। तुम प्लीज ये सारी बातें करना बंद कर दो। इट्स टू मच इरिटेटिंग। जिस पर इतना भरोसा और प्यार था, अब तो वो भी मेघा को ऐसे कहने लगा। प्रतीक की ये बातें सुनकर मेघा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। एक दिन जब पड़ोस की सभी आंटीज सास रुक्मिणी से मिलने आती हैं तब, रुक्मिणी जी, आप बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। आप गांव से आई और हम सबसे दोस्ती भी कर ली। सो स्वीट ऑफ यू। वरना ये मेघा और प्रतीक तो बस हमें सोसाइटी की मीटिंग्स में ही मिलते थे। हाँ जी,
शानू बिल्कुल सही कह रही है। अब हम ये शहर के लोगों को क्या कहें, ऊपर से जवान बच्चे ये सारे ऐसे ही रहते हैं। मैं क्या बहू, ये खड़ा खड़ा भूतनी की तरह क्या घूर रही है? जा जाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आ। भूतनी। मेघा को अपने ऊपर औरतों को इस तरह हंसते देख बहुत बुरा लगता है। वो उनके लिए नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है और ऐसे ही रुक्मिणी उन सभी औरतों के सामने मेघा को उल्टा बोलती ही रहती है और उसका मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन जब मेघा बालकनी में बैठकर अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी हाँ यार, वो खड़ूस इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, वो तो मुझे आज तक याद है। इतने टफ क्वेश्चन पेपर सेट करता था कि पेपर का पहला वर्ड देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाँ यार, उस पगलेट समीरा को कैसे भूल सकती हो? पता है ना, एक बार कैंटीन में कितना बड़ा झगड़ा कर लिया था उसने मेरे साथ। अरे ओ निगाड़ी, कानपुर में हड़ताल मच गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। दे ये तेरा फोन दे, मेरा मतलब फोन दे। यही सबकी जड़ है, इसका तो आज किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रुक्मिणी मेघा के हाथ से फोन खींचकर उसे बाथरूम के कमोड में फ्लश कर देती है। माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब से तूफान लैपटॉप कुछ इस्तेमाल नहीं करेगी और तो और नौकरी पर भी नहीं जाएगी। और नहीं तो क्या, माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। मेघा अपना कंट्रोल खो देती है और चिल्लाती है, बस मैं अब इस घर में और आप लोगों की जिंदगियों में और नहीं रह सकती। जेल की कैदी की तरह लाइफ बना दी है मेरी। प्रतीक, मुझे तलाक चाहिए। क्या? मेघा, मेघा कहाँ जा रही हो मेघा? मेघा घर छोड़कर चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उसका और प्रतीक का तलाक हो जाता है। रुक्मिणी और धनराज भी कुछ नहीं कर पाते और मेघा तलाक के बाद एक आज़ाद जिंदगी जीने लगती है। जानकी आजकल बहुत खुश रहती थी क्योंकि हाल ही में उसकी बेटी की सगाई हुई थी और जल्दी ही शादी भी होने वाली थी, इसलिए वो अभी से ही अपनी आने वाली बहू के सपने देख रही थी। अरे एक रोटी और देना तो। हाँ हाँ, अभी लाई। क्या बात है जानकी जी, वैसे तो हम अगर एक रोटी और मांग लेते थे तो कहती थी पहले बता देते। आज तो कमाल ही कर दियो, प्यार से कह रही हो हाँ हाँ अभी लाई। अरे अब हमारे दिन ही कितने रह गए हैं। मतलब तुम कहीं जा रही हो क्या, या संन्यास लेने का सोच रही हो? अरे हम काहे लेंगे संन्यास, अभी तो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब घर में आकाश की बहू आ जाएगी तो हम कहाँ रसोई में खड़े रहने वाले हैं। आपके लिए रोटी सेकने के लिए बहू आ जाएगी, वही सब कुछ करेगी। अच्छा देखा आकाश, अभी से तुम्हारी बीवी से सेवा करवाने के सपने देख रही हैं तुम्हारी अम्मा। अरे हाँ हाँ, अब बड़े अरमानों से ढूंढी है बहू खुद के लिए, काहे नहीं देखेगी सपना। अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं कि सपने ना देखो, लेकिन सच होने की उम्मीद मत रखा करो क्योंकि उससे ना दुख होता है। क्या आकाश? हाँ बात तो आपकी सही है पापा। क्यों, दिव्या को खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे नहीं नहीं अम्मा, वो तो अभी से ही कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। कहती है शादी के बाद अलग अलग खाना खिलाऊंगी अम्मा को। अरे वाह, देखा हम ना कहते थे कि बड़ी सयानी बहू ढूंढे हैं हम। देखो अभी से कैसे हमारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मा को सब्जी चावल और रोटी के बिना खाना कहाँ हजम होता है। और बहू तो आज के ज़माने की कुकिंग सीख रही है, अलग अलग चीज़ें बना के खिलाऊंगी। यूँ को चलेगा ना जानकी? अरे हाँ हाँ, हम खा लेंगे, काहे नहीं खाएंगे, अगर हमारी बहू प्यार से बनाएगी तो। हैं, सोच लो अम्मा, दिव्या को बाहर का चाइनीज़, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब बहुत पसंद है, इसलिए वो ऐसे ही कुछ बनाती रहेगी। अरे ये तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं कि वो अलग अलग चीज़ें बनाए, हम भी तो सीखेंगे ना खाना। आप लोग ना हमें यूं ही डरा रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा जानकी। जानकी ने कह तो दिया था कि वो तो बहुत खुश होगी अगर उसकी बहू अलग अलग चीज़ें बनाएगी तो, लेकिन जब दिव्या ने शादी के बाद पहली बार नूडल्स बनाया तो उसे देखकर जानकी कुछ हैरान परेशान रह गई। तेरी अम्मा का चेहरा देखा कैसा हो गया है नूडल्स को देखकर। शादी से पहले तो कह रही थी मुझे तो मज़ा आएगा जब बहू अलग अलग चीज़ें बनाएगी। अब देखो नूडल्स को कैसे देख रही हैं। खाइए ना अम्मा, क्या हुआ?
अरे हाँ हाँ, खा रहे हैं हम। अरे क्या हुआ जानकी, नूडल्स को देखकर इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? ये नूडल्स ही है ना, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेशम के धागे हैं? अब इसे खाने से कुछ होगा तो नहीं ना? अरे अम्मा, ये नूडल्स ही है, कोई रेशम के धागे नहीं है, आप खाकर तो देखिए। हाँ माँ, खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हम खाते हैं ना। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? अरे दिव्या, अम्मा को ना ये सब खाने की आदत नहीं है, इसलिए उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बहू, हमने कभी खाया नहीं है ना, लेकिन तुमने बनाया बहुत अच्छा है सच में। हम एक काम करते हैं, दही चावल खा लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं अम्मा, आप दही चावल खा लीजिए। जानकी को नूडल्स पसंद नहीं आए, लेकिन दिव्या कहाँ हार मानने वाली थी। उसने हर दिन एक नई डिश बनाना शुरू कर दिया जिससे जानकी उससे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन जानकी को तो ये चीज़ें हजम ही नहीं हो रही थी। अरे रे, हमारी जीभ तो अभी तक जल रही है, क्या करे हाय। हम तो कहे थे दिव्या से कि अम्मा को नाचोस और उसकी चटनी मत दो, उन्हें पचेगी नहीं, लेकिन दिव्या कहाँ मानने वाली है। अरे इसमें दिव्या बहू का क्या कसूर है? वो तो चाहती हैं कि कोई अलग नई डिश जानकी को पसंद आ जाए, बस। लेकिन जानकी को तो अभी तक कोई भी डिश पसंद ही कहाँ आई है। अरे हम समझ सकते हैं कि दिव्या बहू बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए रोटी सब्जी दाल चावल ही सही है। तुम हमारे लिए वही बना दिया करो बहू। ठीक है माँ जी। चलो हम तुम्हें पान खिला के आते हैं, आओ चलो। हाँ हाँ, मीठा पान खाएंगे हम तो पहले ही कहे थे कि अम्मा को ये सब पसंद नहीं आएगा, तुम हो कि हमारी बात कभी सुनती नहीं हो। अरे हमने इतनी सारी डिशेस सीखी हैं, हमें लगा कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो अम्मा को पसंद आ जाएगी। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मा को ये सब पसंद आए। आप हमें चिढ़ा रहे हैं क्या? अरे हम तुम्हें चिढ़ा नहीं रहे हैं, बस सच्चाई कह रहे हैं कि मेहनत करना छोड़ दो, दाल चावल ही बना दो। हमने अभी तक अम्मा को अपनी स्पेशल डिश कहाँ खिलाई है? अरे सोचना भी मत कि तुम अम्मा को मोमोज खिला दोगी। अरे हम शर्त लगाते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। अच्छा, तो आप शर्त लगा रहे हैं हमसे? ठीक है, हम भी आपका चैलेंज ना कबूल करते हैं। हम अम्मा को ऐसे मोमोज खिलाएंगे कि वो दीवानी हो जाएगी। अरे दिव्या, काहे तुम ये शर्त लगा रही हो? हार जाओगी, रहने दो ना। देखते कौन हारता है कौन जीतता है। दिव्या ने चैलेंज तो ले लिया था, लेकिन उसे अब डर लग रहा था, क्योंकि ये बात तो सच थी कि जानकी को ये सब विदेशी खाना पसंद नहीं आता था। उसने आज तक किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया था। जोश जोश में कह तो दिए हैं कि हाँ चैलेंज जीतूंगी, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि ये सब अम्मा को पसंद ही नहीं आता। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, अब तो बोल कर आ गई हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने वेज मोमोज बना तो दिए हैं। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? एक काम करो, अम्मा के लिए चावल भी बना दो थोड़े से। वो मोमोज नहीं खाएंगे तो उनके पास कुछ तो खाने के लिए बचना चाहिए ना। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ना है, मैंने चावल पहले से बना दिए हैं। मतलब तुम्हें पता है कि वो मोमोज नहीं खाने वाली है। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम चलो, मैं मोमोज लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, आओ देखते हैं मोमोज चैलेंज। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने, भूख तो आप। अरे वाह, आज क्या बनाया है दिव्या बहू ने? मेरे लिए चावल बनाया है ना बहू? जी अम्मा, बनाए हैं। अम्मा, उससे पहले मैं ये कह रही थी कि आप ना ये। अरे नहीं बहू, तुझे पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। और ये मोमोज तो पता नहीं क्या है, उबले हुए, मुझे नहीं खाना। हाँ माँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ। लो चावल लो। हाँ माँ जी, लीजिए, चावल और सब्जी भी है। अरे बहू, तेरा ये उदास चेहरा ना मुझसे देखा नहीं जा रहा। ला, एक मोमो खा लेती हूँ बस। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप चावल सब्जी ही खा लीजिए। हाँ, मैं चावल सब्जी तो खाती हूँ, लेकिन ला एक दे मुझे चखने को। ला बहू। लीजिए माँ जी। दिव्या का उदास चेहरा देखकर जानकी मोमो खा लेती है, लेकिन खाने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। अरे मैंने कहा था ना अम्मा मत खाइए, मोमोज आपके लायक नहीं है। ये लीजिए पानी पीजिए। अम्मा ये लीजिए पानी, जल्दी से पी लीजिए, उतर जाएगा नीचे खाना। ये क्या बनाया है बहू? सॉरी माँ जी, मैं ना अभी इसे रसोई में रख कर आती हूँ। अरे नहीं, ला मुझे दे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है सच में। क्या क्या है ये स्वादिष्ट?
मुझे चिमटी तो काट आकाश, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। माँ जी, हाँ, आपको ये पसंद आए मोमोज? पसंद? मुझे ये बेहद पसंद आए हैं बहू। जा, और भी हो तो लेकर आ जा। अरे खड़ी क्या है? हाँ हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। जानकी को तो मोमोज इतने पसंद आए कि उसने सारे मोमोज खा लिए। इसलिए दिव्या शर्त तो जीत गई, लेकिन फिर भी वो दुखी थी। अब क्या हुआ? अब क्यों दुखी बैठी हो? मैं सोच रही थी काश मैं ये शर्त हार जाती। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? जब से अम्मा ने मोमोज खाए तब से वो हर किसी को बस मोमोज खाने ही बुला रही हैं। अरे आजा आजा सुशीला, आजा। क्या हुआ? आज मुझे इस तरह क्यों बुला लिया? मैंने तुझे ना एक चीज खाने के लिए बुलाया है, ये ले खा कर देख। अरे ये क्या है? अरे इसे ना मोमो कहते हैं, तो खा कर तो देख। अच्छा, तो ऐसा क्या खास? अरे वाह, ये तो सच में मस्त है ना? इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया, सच में जानकी। अरे तूने तो अभी उबले हुए खाए हैं, इसमें तले हुए, ग्रेवी वाले और भी बहुत किस्म के बनते हैं मोमोज। मेरी बहू बना देगी। तू बस एक काम करना, कावेरी, लीला, वो पिछली गली वाली सारी औरतों को बुला देना, ठीक है? कहना जानकी ने न्योता दिया है, उसकी बहू मोमोज बना के खिलाएगी सबको, ठीक है ना दिव्या? अब ऐसा कोई छूट तो नहीं गया ना? नहीं माँ जी, कोई नहीं छूटा। और बनाओ ससुराल में मोमोज, अब सारे मोहल्ले को खिलाना मोमोज। काश मैं माँ जी को वो चावल सब्जी ही खिलाती। ये मोमोज पसंद ना आते उन्हें तो अच्छा होता। गांव बापस्ती की पहाड़ी पर एक मंदिर था जो कई वजहों से प्रसिद्ध था। बापस्ती के परिवारों में आपसी सौहार्द बना हुआ था। इसकी वजह उस मंदिर को ही बताया जाता है। अरे ओ विमला, ये इस मंदिर की कहानी क्या है रे? अरे ये मंदिर इस गांव के लिए बहुत ही शुभ है। अरे शुभ तो है, तो फिर भी लोग इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं? ये इतना वीरान क्यों रहता है? अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर में आत्माओं का राज है जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मंदिर से सभी को दूर भी रखते हैं। अरे ये कैसी आत्माएं हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को मंदिर से दूर भी रखते हैं? अरे यही चलता आया है यहाँ पर, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जिसके घर में कोई भी परेशानी होती है तो बताते हैं कि इस मंदिर से उन्हें मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तभी इस गांव में इतनी खुशहाली दिखती है। तभी बाहर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि गांव के एक बुजुर्ग रो रहे हैं क्योंकि शहर से उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। अरे क्या हुआ चच्चा, रो क्यों रहे हो आप? हाँ चाचा, बताओ ना, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं बेटे, मेरा बेटा शहर गया हुआ था कमाने, लेकिन आज खबर मिली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है चाचा, जाओ शहर और बेटे का इलाज करवाओ। हाँ चाचा, विमला सही कह रही है, आप शहर जाओ और इलाज करवाओ। अरे कैसे इलाज करवाऊं, अभी पैसे नहीं है और शहर के अस्पतालों में इलाज का खर्चा लाखों में आता है। अरे चाचा, भगवान पर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी, बस आज का दिन कैसे भी काट लो। अरे अब तो बेटा थोड़ा समय काटना भी मुश्किल होता जा रहा है। देख कमला, तू ही समझा चाचा को, अरे पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। अरे चच्चा, जब विमला कह रही है तो थोड़ा उस पर भी भरोसा रखो। चलो आपको घर छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद कमला उन बुजुर्ग को लेकर चली जाती है और विमला मंदिर की ओर चली जाती है। विमला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर से नजर आती है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात उस बुजुर्ग के घर के बाहर एक थैला रखा हुआ मिला। बुजुर्ग उस थैले को देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो बुजुर्ग सुबह दौड़ा दौड़ा गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास गया।
और मंगल भाई सुनो, मेरे घर के बाहर ये पैसों से भरा बैग रखा हुआ मिला है। अरे किसका है ये भाई? अरे भैया मुझे क्या पता। तभी उधर से कमला और विमला निकलती हैं। अरे बेटा सुन तो, देख ये क्या रखा हुआ था मेरे घर के सामने। कमला और विमला हैरानी से देखती हैं। अरे वाह, देख विमला, तूने कहा था ना कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं, ये पैसों की मदद भी भगवान ने ही भेजी है। और क्या। अब चच्चा सोच क्या रहे हो, शहर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ठीक है बेटियों, जो तुम कहो। चलो निकलता हूं शहर बेटे का इलाज करवाने के लिए। अरे विमला, एक बात तो बता, ये इन्हें मिले तो कैसे मिले पैसे? अरे मैं ना कहती थी कि ये मंदिर सबकी मुसीबतों में मदद भेजता है। अरे वाकई बड़ी पुण्य आत्मा है मंदिर में। सो तो है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम ही पता है। अच्छा, और तुम्हें क्या पता है? जितना पता था वो तो बता दिया। ना रे ना, मैं नहीं मानती, तू कुछ तो छिपा रही है। अरे कुछ ना छिपा रही, जो पता था वो बता दिया। मंदिर से लोगों को मदद मिलती है, बस इतना ही पता है। ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगी। इसके बाद उसी रात कमला चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और मंदिर की ओर चल पड़ती है। कमला धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो वो देखती है वो हैरान रह जाती है। कमला इसके बाद तेजी से वापस लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे विमला, तू तो छिपी रुस्तम निकली है। ऐसा क्या छिपा लिया मैंने? अरे तूने तो भनक ही नहीं लगने दी और चाचा की मदद भी कर दी। हैं? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने कोई मदद वदद नहीं की। अरे सब पता है मुझे, कल रात मैं गई थी मंदिर। तो क्या देखा? अरे तुम्हारा पति और कुछ लोग वहां दिखे। बोरियों में नोट भरे हुए थे और सभी नोट गिनने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगा वो क्या कर रहे थे? अरे मैं समझ गई कि वो लोग कहीं से डकैती कर पैसे लेकर यहां मंदिर के पीछे छिपाते हैं। अब जब तुम जान ही गई हो तो बता देती हूं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मेरे पति डकैती नहीं डालते हैं, बस उन लोगों से पैसे छीनते हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। और फिर लोगों की मदद करते हैं। यही है वो पुण्य आत्माएं जो लोगों को मदद पहुंचाती है। अब समझी? हाँ, अब समझी उन पुण्य आत्माओं का चक्कर। सही है। करते रहो मदद, लेकिन सावधानी से, मेरी तरह कोई और ना पहुंच जाए।